हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का सिलेबस। बच्चों, रोज रात को 8 बजे आपको कक्षा 8 का एक वीडियो अपलोड किया हुआ मिलेगा। बच्चों, हम हमारी सिलेबस की जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण से हम हमारे इस क्लास की शुरुआत आज से कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम आज का जो हमारा लेसन है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, मान लो x प्लस 5 ये कोई संख्या है। मान लो आपने कोई संख्या सोची हो, वो है x, यानी आपने जो संख्या सोची वो मुझे पता नहीं है आपने क्या सोची, और उस संख्या में आपने 5 जोड़ दिया, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों। अब इसका जो योग है या जो रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है जो आपने संख्या सोची। उस संख्या को मैं मान लेता हूं कि आपने जो संख्या सोची है वो संख्या x है। अब इसका जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करेगा, इस x के ऊपर। मेरे लिए जो संख्या आपने सोची है बच्चों वो अज्ञात है, मुझे नहीं मालूम आपने कौन सी संख्या मन में सोची है, तो मैं उस संख्या को x मान लेता हूं। अब बच्चों यदि आपने ध्यान दो, आपने अगर आपके मन में एक सोचा है तो 1 प्लस 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 6। यदि आप एक सोचते हो यानी x वो संख्या है जो आपने अपने मन में सोची है, और जो आपने सोची है उसमें आपने कितने जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, तो कितनी होगी ये संख्या, 6। कब, जब आपने एक सोची। यदि आपने 2 लिया है यानी अपने मन में आपने 2 को सोचा है तो वो संख्या हो जाएगी बच्चों 7। यदि आपने 3 सोचा तो वो संख्या हो जाएगी 8। इसी प्रकार यदि आपने 5 सोचा है तो वो संख्या हो जाएगी बराबर 10। यानी ये जो रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस अक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ये जो x है इसका मान देखो बदल रहा है, जैसे जैसे x का मान बदलेगा आपका रिजल्ट है वो भी बदलता जाएगा। अब ये जो x है इस x को हम क्या कहते हैं, ये x कहलाती है चर संख्या, यानी चर संख्या इसका मान जो है वो बदलता रहता है। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि x है, यहां पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c d कुछ भी आप लिख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं समीकरण। अब आप यहां पर देखो बच्चों, समीकरण कहते किसे हैं। समीकरण के अंदर हमेशा एक ये चर संख्या मौजूद रहेगी। समीकरण के अंदर हमेशा एक समीकरण के अंदर चर संख्या मौजूद रहेगी। अब चर संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो एक समीकरण के अंदर चर संख्या हमेशा मौजूद रहेगी। ठीक, दूसरा, एक समीकरण के अंदर ये बराबर का चिन्ह हमेशा मौजूद रहेगा। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं जैसे x प्लस ये 5 बराबर कितने हैं, 6 हम लेते हैं मान लो, तो x प्लस 5 बराबर 6 ये हमारा एक क्या है, ये समीकरण है। इसको हम समीकरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यहां पर देखो एक चर संख्या है x जिसका हमें मान पता नहीं है, हमें नहीं मालूम ये इस चर संख्या का मान क्या है। दूसरी ये अचर संख्या है बराबर 6, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, एक ये बराबर का चिन्ह मौजूद रहेगा। दूसरी चीज बच्चों, यदि मैं बराबर के चिन्ह की जगह ऐसा चिन्ह लगा दूं तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 5 बड़ी है 6 से, तो फिर ये हमारा समीकरण नहीं होगा। यदि हम इसकी जगह में ये चिन्ह लगा दूं तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 5 से बड़ा है 6, तो ये भी एक समीकरण नहीं होगा। जैसे x प्लस 5 और ये 6, ये समीकरण नहीं है। यदि x प्लस 5 और ऐसा लिख दें तब भी ये समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये जो 6 है ये x प्लस 5 से बड़ा है, और x प्लस 5 अगर ये चिन्ह है तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 5 है वो 6 से बड़ा है। समीकरण में क्या होता है, 2 पद होते हैं बच्चों, एक बायां पद और दूसरा दायां पद। कितने पद होते हैं, 2 पद। देखो x प्लस 5 बराबर 6, एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है, ये LHS कहलाएगा और ये
RHS कहलाएगा। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पद है, व्यंजक है, और ये राइट हैंड साइड वाला व्यंजक है, और दोनों के बीच में ये बराबर का चिन्ह है। हमेशा दोनों के बीच में ये बराबर का चिन्ह मौजूद रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष और दायां पक्ष वो दोनों क्या है? बराबर है। जो तुल्ला आता है ना, उसके पलड़े की तरह ये बराबर रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। यानी x + 5 जो है इस 6 के बराबर है। ठीक है ना? तो एक समीकरण के अंदर हमेशा दो पक्ष रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। और एक समीकरण के अंदर हमेशा एक चर संख्या मौजूद रहती है। x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, x + y भी हो सकती है, z + y भी हो सकती है। यानी चर संख्याओं की जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4 तक हो सकती है। लेकिन यहां पर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों? यहां पर आप ध्यान दो, जैसे x + 5 बराबर ये 6 है, तो यहां पर हम देखेंगे ये जो चर संख्या है x, ध्यान दो बच्चों, चर संख्या x, इसमें घात की संख्या कितनी है? 1 है। घात की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए यह समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। और चर संख्या कितनी है? चर संख्या भी 1 है, तो ये एक चर वाले समीकरण कहलाएंगे। यदि यहां पर x + y + 5 बराबर 6 है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्यों? यहां पर चरों की संख्या कितनी है? 2, एक x है और दूसरी y है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो ये छोटी मोटी ये जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी समीकरण की, जो मैंने आपको यहां पर बताई है। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे आगे, और जो जो समीकरण से संबंधित शर्तें आएंगी हम उन पर चर्चा करते जाएंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। उन एग्जाम्पल को जब हम सोल्व करेंगे, यानी वो एग्जाम्पल है बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल हम लेंगे, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उन्हीं एग्जाम्पल से हम हमारी इस क्लास की शुरुआत करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है या आपकी जो पिछली यादाश्त है वो वापस पूरी ताज़ा हो जाए। तो चलो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। हाँ, तो चलो बच्चों देखते हैं हम हमारे ये कुछ उदाहरण। हमने यहाँ पर 10 उदाहरण लिए हैं। इन सभी 10 के 10 उदाहरणों को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, जिससे कि बच्चों आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपका जो बेसिक है वो भी मजबूत हो जाए, और जो पिछली कक्षाओं में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो भी आपका ताजा हो जाए। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? x - 2 बराबर ये 7। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। एक मिनट में इसको थोड़ा यहां ले लेता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? x - 2 बराबर 7। अब इसको बच्चों ध्यान से देखो, हमारा जो समीकरण है वो हमको क्या दिया है? x - 2 बराबर 7। अब यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? यहां पर हमको ज्ञात करना है इस x का मान। और जो भी समीकरण जब हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं, जो चर का मान ज्ञात करते हैं ना, तो वही उस समीकरण का हल कहलाता है। चर का जो मान हमको ज्ञात होगा, जो चर का मान हम प्राप्त करेंगे, वो मान ही उस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है। यहां पर हमको x का मान पता करना है, तो x का मान कैसे पता करेंगे बच्चों? यहां पर हमको दिया है x - 2 बराबर 7। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसकी बहुत सारी विधियां हैं इसको सोल्व करने की, लेकिन बच्चों हम उस विधि का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो, हमारे लिए सरल हो, और समझने में भी हमारे लिए आसान हो। उसी तरीके का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे? अच्छा, पहले आपको एक चीज और बताता हूं बच्चों। समीकरण के अंदर चर संख्याओं को हम एक तरफ रखते हैं और अचर संख्याओं को हम दूसरी साइड में रखते हैं। ये जो साइड है और ये साइड, ये हमारी है LHS और ये साइड हमारी है RHS। ठीक, ये है हमारी चर संख्या और ये है हमारी अचर संख्या। समीकरण के अंदर जब हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो अचर संख्याओं को हम एक साइड में रखते हैं और चर संख्याओं को हम दूसरी साइड में रखते हैं। तो यहां पर हम, ये अचर संख्या है और ये भी हमारी अचर संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 7 + 2। अब यहां पर हमको एक नई रूल्स का और पता चला बच्चों। एक समीकरण के अंदर
हम किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है जब हम एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उस संख्या का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। यदि संख्या धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाती है, और यदि संख्या ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाती है। यहां पर आप देखो, हमने ये जो 2 है ये अचर संख्या है और 7 है ये भी अचर संख्या है। हमको इन दोनों अचर संख्याओं को एक साइड में ले जाना है, तो ये बीच में बराबर का चिन्ह है। जब हमने इस 2 को बराबर के चिन्ह से इस साइड में ले गए, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड की तरफ हम ले जाएंगे, इसको कहते हैं पक्षांतरण। यानी जब हम 2 को पक्षांतरण करेंगे यानी इसका पक्ष चेंज करेंगे यानी दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो इस 2 का जो चिन्ह है यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। यदि हम ऐसा ना करके 7 को अगर हम इस साइड में लाते हैं तो 7 है ये माइनस हो जाता, लेकिन हमको x को जो चर संख्या उसको एक साइड में रखनी है, अचर संख्या उसको हमें दूसरी साइड में रखनी है। अब यहां पर देखो बराबर के चिन्ह के इस साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये चर संख्या है और राइट हैंड साइड में हमारी ये अचर संख्या है। ठीक है ना बच्चों। अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं। x बराबर कितनी हो जाएगी, 7 और 2 9, तो x का मान कितना आ गया, x का मान है 9। यानी यदि हम x की जगह 9 रखते हैं तो हमारा ये 7 यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष है वो बराबर हो जाएगा। कैसे, यदि x की जगह हम रखते हैं 9 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7, 9 से 2 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर 7। ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर ये 9 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अगला हम देखते हैं बच्चों, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है y प्लस 3 बराबर 10। इस समीकरण को हमें हल करना है। कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, y का मान। क्यों, ये y का मान जो है ये हमारे लिए अज्ञात है, हमें नहीं मालूम है कि y का मान कितना है, लेकिन हमको ये मालूम है y प्लस 3 बराबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। और हमको ये भी मालूम है ये जो 10 है ये y प्लस 3 के बराबर है। तो यहां पर y का मान कितना होना चाहिए कि ये जो दायां पक्ष है, सॉरी ये जो बायां पक्ष है इस दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, यानी यहां का मान 10 हो जाए। यहां पर 10 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस 3 है, यहां पर भी 10 आने चाहिए। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। जैसे y बराबर ये 10 और ये जो 3 है इसको पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। क्यों, एक समीकरण में चर संख्याओं को एक तरफ रखा जाता है और अचर संख्याओं को एक साथ रखा जाता है। जब हम इस 3 को पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर अभी क्या है, ये धनात्मक, यहां पर देखो ये प्लस का चिन्ह है। जब एक संख्या को दूसरी साइड में जब हम पक्षांतरण करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, y बराबर ये 7, y बराबर क्या आ गया 7, यानी y का मान कितना होगा, 7 होगा। और ये हमारा हल है, ये समीकरण का ये हल है। यानी चर संख्याओं का मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहलाता है। यदि हम इस y की जगह 7 को रख दें तो दोनों पक्ष हमारे क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो y बराबर क्या है 7, तो इसको y की जगह रख लो आप, 7 प्लस 3 बराबर 10, तो ये हो जाएंगे हमारे 10 बराबर 10। ये देखो दोनों पक्ष क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो ये हमारा जो समीकरण है ये सही है और y का मान जो है वो कितना है, y का मान है वो 7 है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है 6 बराबर z प्लस 2। 6 बराबर z प्लस 2। अब यहां पर देखो बच्चों, हमको पहले 6 दे दिया है और बराबर करके उसके बाद में हमको z प्लस 2 दे दिया है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। एक समीकरण में जो व्यंजक होते हैं उनको, उनका जो पक्ष है आप चाहो इधर रख लो, आप चाहो राइट हैंड साइड में चेंज कर दो, उससे समीकरण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये है 6 बराबर z प्लस 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
जेड प्लस 2 बराबर 6। ये और ये दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनका पक्ष आप चेंज कर सकते हो, राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड में ला सकते हो, इससे आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब हमें इस समीकरण को करना है सोल्व, हल करना है। कैसे करेंगे? यहां पर देखो 6, ये जो 2 है इसको हम लेकर आ जाएंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा -2 बराबर ये z, और z बराबर हो जाएगा 6 - 2। इसको व्यवस्थित क्रम में हमने रखा है, तो z बराबर ये 4, z का मान कितना आया है 4। यहां पर यदि हम 4 रखते हैं तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। 4 + 2 6, इधर भी 6। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है 7x - 9 बराबर ये 16। क्या करेंगे? अब यहां पर देखो x के साथ में 7 और आ गया है बच्चों, x के साथ में 7, यानी ये जो 7 है ये x का गुणांक है। क्या है? 7x का गुणांक। इसका मतलब ये हुआ ये 7x है, यानी 7 गुणा x। ये क्या है? 7 गुणा x, यानी 7 को x से गुणा किया गया है, तो ये आ जाएगा 7x। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चर संख्याओं को एक साइड में रखेंगे और अचर संख्याओं को एक साइड में रखेंगे। यहां पर चर संख्या कौन सी है? ये 7x, ये चर है, तो यहां पर हम 7x रख लेंगे। ये बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, ये 16। अब ये जो 9 है इसको हम पक्षांतरण करके और बराबर के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब ये 9 है, ये माइनस का है, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 16, और 9 कितने होते हैं? 25, और x बराबर ये हो जाएगा हमारा 25/7। अब यहां पर हमको एक नए नियम का और पता चला बच्चों। यदि बराबर की इस साइड में x का जो गुणांक है 7x, इसको यदि हम बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो वो बट्टे में चले जाएगा, यानी ये जो संख्या है 25 इसके बट्टे में आ जाएगी, यानी अंश में, हर में चली जाएगी। वो संख्या किस में चली जाएगी? हर में चली जाएगी। अब यहां पर हमने क्या लिखा? x बराबर 25/7। इसका मतलब हुआ ये 7 का x से क्या है? ये गुणा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। ये इसको क्या कर लेंगे हम? क्रॉस गुणा कर लेंगे। जब इसका गुणांक बराबर के उस साइड में जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा, यानी राइट साइड या लेफ्ट साइड में जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा? वो हर में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये ही हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। x बराबर 25/7। यदि यहां पर हम x का मान 25/7 रख लेते हैं तो ये हमारा 16 आ जाएगा। ठीक, अगला लेते हैं। पांचवा हमारा एग्जाम्पल है, वो है 14y - 8 बराबर ये 13। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये जो 8 है -8, ये अचर संख्या है, इसको हम बराबर से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? अभी यहां पर क्या है? ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये इस 13 के साथ में यहां आ जाएगा प्लस का होकर के, क्योंकि चिन्ह चेंज होता है। समीकरण के अंदर जब हम एक व्यंजक को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब हम पक्षांतरण करते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहां पर हम लिखेंगे 14y बराबर 13 + 8, यानी 8 को हमने क्या किया है? पक्षांतरण किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 14y बराबर 13 और 8 कितने होते हैं? 21, और ये y बराबर क्या हो जाएगा? 14 क्या है? y का गुणांक है। जब 14 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? ये 21 के हर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21/14। अब इसको छोटी भिन्न में हम बदल सकते हैं। इसको 7 से काट दो 3, इसको 7 से काट दो 2, तो y बराबर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया है। यानी 14y
इस y की जगह यदि हम 3/2 को रख देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगला देखते हैं एग्जाम्पल 6। 17 प्लस, छठा एग्जाम्पल हमारा क्या है, 17 प्लस 6p बराबर ये 9। इसको हमें सोल्व करना है। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, यहां पर देखो ये अचर संख्या है 17 और ये भी 9 भी अचर संख्या है, और ये 6 है, ये क्या है हमारी, ये चर संख्या है। तो अचर संख्याओं को एक साइड में रखेंगे और चर संख्याओं को हम एक साइड में रखेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे 6p बराबर ये 9 है ही है, 17 को हम पक्षांतरण करेंगे तो अभी ये प्लस क्या है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -17, और 6p बराबर 17 में से 9 घटाएंगे। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है, 17, और 17 में कौन सा चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह। तो हम 17 में से 9 को घटाएंगे और 17 में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह हम लगा देंगे। तो 17 से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 8, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये माइनस वाला, और p बराबर क्या हो जाएगा, -8/6। इसको छोटे रूप में चेंज कर लो, बराबर 4/3, और ये है माइनस वाला। p बराबर -4/3 हमारा आंसर है। 17 प्लस 6p बराबर 9, इसका हल क्या है, -4/3 p का मान है। ठीक है, अगला हम लेते हैं, चलो थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। 1 और 2 को मैं साफ कर रहा हूं। एग्जाम्पल है हमारा 7 नंबर हमको दी है 6x बराबर 12। 6x बराबर ये 12, ये है 7 नंबर। 6x बराबर 12, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, जो चर का गुणांक होता है उसको जब हम बराबर के चिन्ह से पक्षांतरण करते हैं, उसको बराबर के चिन्ह से के दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो वो किस में चला जाएगा, वो हर में चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका x बराबर 12/6, और x बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट दो 2, x बराबर 2, यानी 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 मरतबा जाएगा, तो x बराबर 2, यानी इस x का मान कितना निकला हमारा, x का मान निकला ये 2, यानी ये हमारा इस समीकरण का हल है 2। यदि x की जगह हम 2 रखते हैं तो 6 को 2 से गुणा कर लो 12, तो इधर भी 12 है और इधर भी 12, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा 8। अब यहां पर देखो बच्चों, थोड़ा सा हमारा जो लेवल है समीकरण का वो बढ़ रहा है। यहां पर हमको दिया है t/5 बराबर 10। इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर तो 6 का गुणांक दिया था हमें, अब यहां पर t के बट्टे में 5 दे दिया है, तो इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पर आपको एक नया रूल सीखने को और मिलेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t/5 बराबर 10/1, यानी इस 10 के बट्टे में 1 लगाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी संख्या के हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं, संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। अब यहां पर देखो बच्चों, यदि हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसके हर को पक्षांतरण करते हैं तो वो राइट हैंड साइड में जाकर के और वो अंश में चला जाएगा और उसके गुणांक में चला जाएगा, और राइट हैंड साइड का जो भी अंश हर है वो लेफ्ट हैंड साइड के किस में चला जाएगा, अंश के गुणांक में चला जाएगा। यानी इसको हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं, t को 1 से गुणा कर सकते हैं और 5 को 10 से गुणा कर दो आप, जैसे t और 1 गुणा हो जाएगा, t गुणा 1 t होता है, t बराबर ये हो जाएगा 10 गुणा 5, यानी 10 को इस 5 से गुणा कर लो, यानी ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो
t बराबर ये हो जाएंगे हमारे 50, ये हमारा आंसर है। यानी इस t का मान हम 50 रख दें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मान लो t की जगह हम 50 रखते हैं, t/5 बराबर क्या है 10। इस t का मान कितना हमारे पास 50, तो आप यहाँ लिख दो 50/5 बराबर 10। 50 को 5 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 10, ये 10 बराबर 10। ये देखो हमारा समीकरण क्या है, ये संतुष्ट हो चुका है। एग्जाम्पल है 9वां। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा हुआ है। धीरे धीरे हम हमारे जो उदाहरण है उसके लेवल बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी जब हम प्रश्नावली शुरू करें और उसके क्वेश्चन सोल्व करें तो हमको समझने में कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है 2x/3 बराबर ये 18। अब ये एग्जाम्पल है वो वैसा ही है जैसा हमारा एग्जाम्पल ये 3 था, t/5 बराबर 10/1 हमने ये लिया था। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं 2x/3 बराबर 18/1। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको क्रॉस गुणा कर दो। क्या कर दो, क्रॉस गुणा। तो 1 को 2x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर 3 और 18 को आप गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपका 18 गुणा ये 3। 2x बराबर 18, 3 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 54 और x बराबर क्या हो जाएगा 54/2। इसको काट दो, बराबर हो जाएगा ये आपका 27। x बराबर ये 27। यानी इस x का मान यदि हम 27 रखेंगे तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। देखो 2x/3 बराबर क्या है 18, x का मान कितना है 27, तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 27/3 बराबर 18। इसको पक्षांतर हम गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 54/3 बराबर ये 18। इसको आप काट दो, 18 बराबर ये 18। ये लो, इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर नीचे से काट सकते हो, या आप चाहो तो इसको गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो। इसको गुणा करके तो यह हो जाएगा आपका, देखो 54 बराबर 3 को 18 से गुणा कर लो, ये 54 बराबर 54, 18 बराबर 18। ठीक है ना बच्चों, तो ये समीकरण हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला एग्जाम्पल है लास्ट हमारा, वो है एग्जाम्पल 10। x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। अब इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, थोड़ा सा लेवल समीकरण का बढ़ गया है। अब यहां से आपके जो 8 क्लास का स्टैंडर्ड है वो शुरू हो रहा है बच्चों। जो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था वो बिल्कुल साधारण समीकरण आपने पढ़े थे। अब इसी प्रकार के जो समीकरण है 8 क्लास में हम उन्हीं को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका 8 क्लास का लेवल थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है। चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा दायां पक्ष कौन सा है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। जैसे x/3 प्लस 1/1 हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे में अगर आप 1 लगाते हो तो उससे उस संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर ये आ जाएगा आपका 7/15। अब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए बच्चों, जब भी आपके पास इस प्रकार का समीकरण आए तो पहले आप उसको ऐसे व्यवस्थित क्रम में लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये साइड, ये इस साइड का आप लघुत्तम निकाल करके और इस समीकरण को आप सरल कर लो। कैसे, 3 और 1, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, ये 3। अब 3 का भाग 1 में देंगे तो कितनी मर्तबा भाग जाएगा, 1 मर्तबा। 1 को x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे कितनी मर्तबा जाएगा, 3 मर्तबा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बराबर 7/15। x प्लस 3, अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, x प्लस 3/,
ये 3 बराबर 7 बट्टे ये 15। आप क्या करेंगे, अब एक समीकरण में जो ये बट्टे वाली संख्या है 3, यानी ये हर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो हर है उसको पक्षांतर करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के अंश के गुणज में चला जाएगा, और राइट हैंड साइड का जो हर है उसको यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो वो अंश के गुणांक में चला जाएगा। या हम इसको यूं कह सकते हैं, आप इसको क्रॉस गुणा कर लो, जैसे x प्लस 3 गुणा ये 15 आ जाएगा आपका, बराबर 7 गुणा ये 3। अब 15 को x से गुणा करेंगे, ये जो 15 है 15 को पहले x के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 15 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 बराबर ये 21। नहीं आया समझ में? आप देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इस संख्या का हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम 3 आ गया, और लघुत्तम लेने के बाद में इसको सोल्व किया तो x प्लस 3 बट्टे 3 बराबर 7 बट्टे 15। इसको आप क्रॉस गुणा कर लो, इसको क्या कर लो, आप ऐसे क्रॉस गुणा कर लो। क्रॉस गुणा किया तो x प्लस 3 को 15 से गुणा करेंगे, x प्लस 3 को 15 से, यानी इस 15 का x से भी गुणा करेंगे और 15 का 3 से भी गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर 15 का पहले हमने x से गुणा किया तो 15x, उसके बाद 15 को हमने 3 से गुणा किया तो ये आ गया 45, और इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 को और 3 से गुणा करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 21, ठीक है ना। अब इसका हम करेंगे पक्षांतरण, क्या करेंगे इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण कैसे करेंगे, 15x बराबर ये 21, 45 को पक्षांतरण करके और राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -45। -45 क्यों, यहां पर देखो आप 45 है वो प्लस का है, जब भी हम किसी संख्या को पक्षांतरण करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यदि वो धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी, यदि वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाएगी। अब यहां पर ले लो आप, ये यहां पर ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, ये है 15x बराबर 21 माइनस 45। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 15x बराबर माइनस ये 24, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका -24 बट्टे में चला जाएगा ये 15। अब इस भिन्न को आप छोटे रूप में चेंज कर लो, x बराबर इसको कितने से काटेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा आपका -8 बट्टे, इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये x का मान कितना गया, x बराबर -8 बट्टे 5, ये हमारा इस बच्चों, तो ये हमारे